Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 जनवरी 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, रोज़ाना सुबह सुबह 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर राइट टाइम मिल जाता है। तो काफ़ी सारे लोग अपने शेड्यूल में इस वीडियो को ऐड कर चुके हैं। आज कौन कौन अपने समय पर उठ चुका है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, उसके साथ साथ पीआईबी, डाउन टू अर्थ जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज के जो भी बेहतरीन आर्टिकल्स होंगे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको भी हम लोग डिटेल से कवर कर लेते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई पीआईबी का वीडियो या डाउन टू अर्थ का वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, देखो वीडियो का अगर आप लोगों ने एंड मिस कर दिया ना तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है। करना क्या है, पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना है। लास्ट में यहाँ पे आपने देखना है कि कितना कुछ आपने सीखा है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ठीक है। और अपना स्कोर जो भी आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ढेर सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 500 600 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेली बेसिस पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाना टेलीग्राम पर, वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, और अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन ही लिखना है। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में जाकर जुड़ सकते हो। देखो एक छोटा सा मोटिवेशन ये वाला जो कि मैं रोज़ाना आपके लिए लेकर आता हूँ। ये मोटिवेशन क्या है, ये कल का वीडियो का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें क्या मोटिवेशन है, देखो रोज़ाना 5 बजे यहाँ पर इतनी भरी ठंडी के अंदर में सुबह सुबह लगभग 671 के आसपास जो लोग हैं ना वो इस वीडियो को लाइव देख रहे थे। और रोज़ाना यहाँ पर आप कह सकते हो 650 से पार ही लोग हैं जो डेली बेसिस पर मॉर्निंग में उठ रहे हैं और इस वीडियो को अपने शेड्यूल का हिस्सा बना चुके हैं। तो आज भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर जाता है लाइव का, उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें डाल देना। मैं कल यहाँ पे लगा दूंगा, काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो इतना अपन कर सकते हैं। बाकी जो दीपक यादव एजुकेशन फैमिली है इसी के एक मेंबर हैं समीर अंसारी, इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है वो भी क्लियर किया है। अभी 3 दिन पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर इस पूरे मैसेज के अंदर ये लगी है, लास्ट में इन्होंने मेंशन किया IAS 2025, जो कि बहुत अच्छा भी लगा यार देखकर। बिल्कुल यहाँ पर मेहनत करते रहो और 2025 का इनका टारगेट IAS बनने का, बिल्कुल ज़रूर से बनोगे यार। अब एक जॉब सिक्योर कर ली है, अब यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और आगे अब और ज़्यादा बड़े लेवल पर जाना है, तो उसके लिए तैयारी स्टार्ट करनी है। अभी से यहाँ पर लगे रहना है और हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन पर आया हुआ है। इंडियंस अब्रॉड करके इस आर्टिकल को दिया गया। यहाँ पे देखो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ कि इंडियन डायोस्पोरा मतलब क्या होता है। आपने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा, इंडियन डायोस्पोरा, ठीक है, वो आप समझोगे। उसके बाद जो भारत के कई सारे लोग विदेशों में रहते हैं उनको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। NRI आपने सुना होगा, है ना, उसके बाद में PIO सुना होगा, OCI सुना होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये सब चीज़ आज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल से शब्दों में। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, आओ पहले हम लोग इसको देखते हैं खबर क्या निकल कर आती है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है इसका उद्घाटन किया था। इस वजह से ये चर्चा में, और ये टॉपिक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, याद होगा। आज यहाँ पे कुछ अलग से चीज़ें बता रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो ये प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन मनाया जा रहा है ना, इसका मेजर मकसद है कि जो भारत के कई सारे माइग्रेंट्स हैं, बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में रहकर काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आपको लोग देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया से गए हुए हैं। तो उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, और उनको कैसे और सपोर्ट किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं इस कन्वेंशन के दौरान। तो यहीं पर इसी वजह से इंडियन डायोस्पोरा जो वर्ड है ना ये चर्चा में आ चुका है। डायोस्पोरा जो वर्ड है, ये जो टर्म है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है डायस्पेरो। इसका मतलब होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब यहाँ पर यह है कि देखो इंडियन डायस्पोरा का सिंपल सा मतलब है जैसे भारत के कई सारे लोग हैं अलग अलग देशों में जाकर रह रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, कई सारी फैमिलीज़ यहाँ से जा चुकी हैं जो कि वहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं, परमानेंट भी शिफ्ट हो चुकी हैं। वो सब क्या है, वो सब इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर,
ठीक है, वो सब यहाँ पर इंडिया के जो लोग वहाँ पे पहुँच गए ना, वो इंडियन डायस्पोरा कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखो, जो सबसे पहली बार इंडियंस को विदेश में ले जाया गया था वो कब ले जाया गया था, वो यहाँ पर साल है 1834। 1834 में लेबर के तौर पर, ध्यान रखना, एक इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर, यानी मजदूरी करवाने के लिए एक अग्रीमेंट किया गया, और उस अग्रीमेंट के बेसिस पर कई सारे लोगों को, इंडिया के वर्कर्स को अलग अलग देशों में ले जाया गया। ठीक है, और वो जो अग्रीमेंट था उसका नाम ध्यान रखना, गिरमिटिया अग्रीमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं गिरमिटिया अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के अंडर में जिन भी वर्कर्स को अलग अलग देशों में ले जाया गया था, उसमें से ईस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज़ थी, कैरिबियन कंट्रीज़ थी। ठीक है ना, खासकर आप देखोगे सबसे पहली बार 1834 में पोर्ट लुइस पर पहुंचे थे। फिर उसके बाद 1920 के आसपास कई मिलियन जो लेबरर्स हैं वो सब मॉरिशस गए। मॉरिशस से उनको आगे भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, रीयूनियन आइलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईस्टर्न अफ्रीका, कैरिबियन आइलैंड्स, यहाँ सभी जगह पर, अलग अलग जगह पर जो इंडिया के लोग थे वो सब गए थे काम करने के लिए। ठीक है ना, ये सब यहाँ पर गिरमिटिया एग्रीमेंट के तहत गए थे, ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया के जो लेबरर्स हैं उनको ले जाया गया, वहाँ पे जो शुगर केन प्लांटेशन यानी कि जो गन्ने की खेती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई गई थी। जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर भी गन्ने की खेती वगैरह करवाई गई थी। तो एज अ इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर यहाँ पर इनको लेकर जाया गया था। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है। तो गिरमिटिया एग्रीमेंट क्या था, ध्यान रखना, इस एग्रीमेंट के तहत सबसे पहली बार इंडिया के कई सारे वर्कर्स को ले जाया गया अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में। अब उसके बाद देखो, जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं बाहर, वो सब क्या कहलाएगा, वो सब इंडियन डायस्पोरा कहलाएगा वहाँ के ऊपर। ठीक है, उस कंट्री के अंदर वो सब क्या कहलाएगा, इंडियन डायस्पोरा कहलाएगा। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि हमारे संविधान के अंदर मेंशन भी हैं। इंडिया के जो लोग बाहर रह रहे हैं ना, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एक तो होते हैं NRI, एक होते हैं PIO, और एक होते हैं OCI। क्या होता है डिफरेंस, इसको समझते हैं। पहले NRI के बारे में बात करते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं ना, ये यहाँ पर इंडियंस ही हैं, भारत के लोग हैं जो कि विदेशों में जाकर रह रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन होता क्या है, वो व्यक्ति NRI कहलाएगा कब, वो व्यक्ति NRI तब कहलाएगा जब ही या शी, कोई भी हो सकता है, जब वो इंडिया के अंदर नहीं है लगभग 182 दिन से 182 डेज तक अगर वो व्यक्ति इंडिया में नहीं है, वो किसी और देश में, तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर वो 182 दिन तक भारत में नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे ही 2-4 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए गया है घूमने के लिए, तो ऐसा कोई, या फिर किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो वो NRI नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। ये यहाँ पर इसके लिए कंडीशन रखी गई है। अगर वो इंडिया के अंदर 182 दिन से नहीं है, वो 182 दिन से बाहर किसी कंट्री के अंदर है, तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। दूसरा जो आता है यहाँ पर वो होता है PIO, दैट इज़ पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ये क्या होते हैं, PIO बेसिकली फॉरेन सिटीजन ही होते हैं, बाहर के नागरिक होते हैं। अब बाहर के नागरिक होते हैं मतलब बाहर के नागरिक तो होते हैं, लेकिन उनके मदर फादर इंडिया में पैदा हुए थे, अब पैदा होने के बाद में यहाँ पर जब पैसा आता रहा उनके पास में धीरे धीरे, तो वो आगे बढ़ते चले गए, और उसके बाद एक समय बाद वो जाके विदेश में शिफ्ट हो गए, परमानेंटली वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब वहाँ पे शिफ्ट हो गए, वहीं पर आप कह सकते हो उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहलाएगा, PIO कहलाएगा, ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई है। लेकिन इसको ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये खत्म कर दिया गया है, PIO खत्म कर दिया गया, ये वाली कैटेगरी खत्म कर दी गई है। खत्म क्यों कर दी गई, मैं आपको बताता हूँ। PIO कैटेगरी को अबॉलिश कर दिया गया था 2015 में। 2015 में खत्म करने के बाद में इसको मर्ज कर दिया गया OCI कैटेगरी के साथ में। ठीक है, तो PIO की जगह हमारे पास में OCI है, तो ये खत्म हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ये ज़रूर ध्यान रखना, OCI क्या होता है। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब तो मैंने आपको बताया कि PIO 2015 में ख़त्म किया गया है ना, तो उसके बाद यहाँ पर OCI बनकर आया, क्योंकि इसको मर्ज कर दिया OCI में। तो OCI हमारे पास में आप कह सकते हो कि वैसे एक सेपरेट कैटेगरी हमारे पास में ऑलरेडी थी, जो कि 2005 में बना चुके थे, लेकिन 2015 में PIO को हमने OCI में ही मर्ज कर दिया था। वैसे OCI जो है ना, एक सेपरेट कैटेगरी 2005 में हमारे पास में आ चुकी थी। अब ये क्या होता है, यहाँ पर एक OCI कार्ड होता है, जैसे पासपोर्ट होता है ना, उसी प्रकार का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होता है। ये OCI कार्ड यहाँ पे इन फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता है, बाहर के लोगों को। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, OCI बिल्कुल PIO की तरह ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति गया वहाँ पे सेटल हो गया, उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया, तो वो बेसिकली यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है ना, बिल्कुल PIO की तरह ही यहाँ पर आपको ये OCI नज़र आता है। लेकिन OCI जो ये OCI वाला कार्ड होता है ना, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर इनको ये नहीं दिया जाता। फिर OCI से इनको क्या मदद मिल जाती है, मदद ये मिल जाती है, देखो भैया, इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
होता यह है कि जब भी आप किसी कंट्री के अंदर जाते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वीज़ा चाहिए होता है। जैसे कि अभी जैसे मान लो यहाँ पर आप इंडिया से हो, आपको कहीं जाना है, तो इंडिया से अगर आप निकलोगे तो आपके पास में यहाँ से पासपोर्ट होना चाहिए, इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, और जिस देश में आप जा रहे हो उसका वीज़ा लेना पड़ता है, यानी कि हम उससे परमिशन ले रहे होते हैं उसके कंट्री में एंटर करने के लिए, ठीक है। लेकिन OCI वाले जो सिटीज़न होते हैं जिनको OCI कार्ड दिया जाता है, अब उनको इंडिया में आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है। दूसरा, यहाँ पे वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, है ना, घूम सकते हैं। जैसे पहले PIO में ये हुआ करता था, घूमते हुए उनको बार बार इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी कि हाँ यहाँ पे हम अब यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर हैं, कुछ इस प्रकार से 6-6 महीने बाद इन्फॉर्मेशन देनी पड़ा करती थी। बट ऐसा यहाँ पर OCI के अंदर नहीं है, आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हो। तो OCI के अंदर यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर PIO OCI एक सिमिलर तरीके से, बट यहाँ पर PIO जो है ना, ये ख़त्म कर दिया गया, इसको OCI के अंदर मर्ज कर दिया गया, और OCI हमारे पास में 2005 के अंदर ही ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। बात क्लियर हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो PIO होता है और जो OCI होता है, ये दोनों कैटेगरी वाले लोग जो है ना, वो भारत में ना ही वोट दे सकते हैं, ना ही इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो NRI वाले होते हैं, ये आपको पता होगा, ये वोट दे सकते हैं, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, मतलब ये तो बहुत बड़े टॉपिक हैं, बहुत समय चाहिए, घंटे भर का यहाँ पे लेक्चर चाहिए। मैंने आपको छोटा सा एक तरीके से ब्रीफ में ये समझाया है, तो इसको ध्यान में रखना। इसकी चर्चा यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के अंदर हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ ये भी बता दिया जाए। हालांकि आर्टिकल में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको अलग से बता दिया है। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखते हैं, तो इंडिया के अंदर किस प्रकार से इंडिया से जो बाहर लोग रह रहे हैं उनका क्लासिफिकेशंस कैसे किया गया है, ये आपने समझ लिया। इतिहास क्या है वो आपने समझा। अब इंडिया का ज्योग्राफिकल स्प्रेड को समझते हैं। देखो, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है 2022 की, जो कि ये दिखाती है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा हैं, कहाँ कहाँ पर हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, इसने ये बताया कि कई सारे लोग यहाँ पर इंडिया से माइग्रेट कर चुके हैं अलग अलग देशों के अंदर में, और इंडिया के पास में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट पॉपुलेशन है। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे इमिग्रेंट की बात कर रहे हैं, माइग्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है कि उन लोगों ने यहाँ पर अपनी कंट्री को छोड़ दिया है, ठीक है ना, दूसरे देश में रहने के लिए, दूसरे जगह में रहने के लिए उन्होंने अपने कंट्री को छोड़ दिया। तो इंडिया के अंदर इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया के बाद यहाँ पर मैक्सिको, रशिया और चाइना के अंदर ये हालात हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर सरकार ने एक डेटा शेयर किया है पार्लियामेंट के अंदर पिछले साल। उस डेटा के अंदर ये बताया कि जो इंडियन डायोस्पोरा है ना दुनिया भर के अंदर, वो बहुत बड़ा है, यानी कि पूरे देश भर, पूरे दुनिया भर में कई सारे देशों के अंदर इंडिया के कई सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा डायोस्पोरा कहाँ कहाँ पर है, तो मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर 10-10 लाख से ज़्यादा इंडियंस देखने को मिलेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में कई सारे लोग हैं, फिर उसके बाद में UK हो गया। उसको लेकर एक चार्ट यहाँ पर है, इस चार्ट को आप अच्छे से समझ सकते हो। इस चार्ट को देखो तो अभी कनाडा में लगभग 17 लाख के आसपास यहाँ पर इंडियंस हैं, USA में 44 लाख के आसपास, सऊदी अरेबिया में 26 लाख के आसपास, साउथ अफ्रीका में 15.6 लाख, UAE में 34 लाख, कुवैत के अंदर 10.2 लाख, UK में 17.6 लाख, ऐसे यहाँ पर श्रीलंका में 16 लाख, मलेशिया में 29.8 लाख, म्यांमार में 20 लाख। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो इंडियंस हैं, ये जो मतलब ये देश ऐसे देश हैं जहाँ पर इंडियंस की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ऊपर है, ये वो वाले देश हैं। और कई सारे देश ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर मतलब आप कह सकते हो 5 लाख और ये सारे हैं। तो ऐसे तो दुनिया भर के अंदर कई सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर इंडियन की पॉपुलेशन नज़र आती है। वैसे मेजरली जो कंट्रीज़ है वो आपको यही देखने को मिलती हैं, इस वजह से ये टॉप पर हैं। ध्यान रखना, जिसमें आप UAE, USA, सऊदी अरेबिया का नाम ध्यान में रख सकते हो, ये इंडियंस के लिए टॉप डेस्टिनेशन है। अब जब लोग यहाँ से जाते हैं इतने सारे लोग, तो वहाँ पे काम भी करते हैं, काम करने के लिए गए हैं, तो जब काम करते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ से ढेर सारा पैसा कमाते हैं। सही बात है, पैसा कमा के अपने घर पर भेजते हैं। जब पैसा कमा के अपने घर पर भेजते हैं ना, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। इवन आप देख पाओगे साल 2020 में रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंस आया था। इंडिया ने साल 2020 में लगभग $83.15 बिलियन का जो रेमिटेंस है वो गेन किया था। इंडिया के बाद यहाँ पर चाइना है, देन मैक्सिको, देन फिलीपींस, देन इजिप्ट। इसका मतलब यह है कि साल 2020 में इंडियंस जितने भी विदेश में रह रहे हैं उन्होंने $83.15 बिलियन का जो यहाँ पर ये अमाउंट है वो इंडिया में भेजा था।
सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ से आया था, तो वो यहाँ पर मैंने आपको अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से। ठीक है, तो रेमिटेंसेस के ऊपर आ रहे हैं। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, रेमिटेंसेस आप समझ गए ना। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ने ये बताया कि वो तो मैंने आपको जो रेमिटेंस का ये वाला डेटा दिया है ना, ये साल 2020 का डेटा है। ठीक है, ये साल 2020 का है। और जो ये ऊपर पॉपुलेशन वाला बताया था, ये साल 2021 तक का डेटा है। अब जो साल 2022 के अंदर आप देखोगे तो साल 2022 में इंडिया के अंदर में कितना रेमिटेंस आया पता है? $100 बिलियन को वो रेमिटेंस क्रॉस कर चुका है। तो इतना सारा पैसा बाहर से यहाँ पर इंडिया के अंदर आया है, यानी जो लोग इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने कमाकर अपने घरों में भेजा है। ठीक है, तो रेमिटेंस के मामले में सबसे टॉप पर आ जाता है इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, देन मैक्सिको, देन फिलीपींस, देन उसके बाद इजिप्ट आता है। तो इंडिया यहाँ पर भी टॉप करता है रेमिटेंस रिसिपिएंट के मामले में। ठीक है, तो जो इंडियन डायस्पोरा है आपने इसको समझ लिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप खुद समझ गए होंगे कि आखिरकार इसका इंपॉर्टेंस है क्या। इंपॉर्टेंस ये भी कि इंडियन डायस्पोरा जितना भी बाहर रह रहा है ना अलग अलग देशों में, वहां पर आप कह सकते हो एक सॉफ्ट पावर जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की वैल्यू यहां पर बढ़ती जा रही है। अब देखो जैसे यहाँ पे ऋषि सुनक साहब हो गए, ये बेसिकली आप कह सकते हो इंडियन ओरिजिन है। इनके माता पिता यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे बेसिकली बाहर यहाँ पे विदेश में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो ये इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इंडिया के ही हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर रूल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर आप देख पाओगे वो CEO हैं, वो बेसिकली थंबनेल के अंदर जो छोटा सा पिक्चर लगा है वो उसी का लगा हुआ है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर इंडिया के लोग CEO बने पड़े हैं, वहाँ के पॉलिटिक्स के अंदर उतर चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे कई सारे जो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं ना, उन्होंने अलग अलग देशों में पॉलिटिकल पोजीशंस की अगर हम लोग बात करें, जो टॉप की पोजीशंस होती है उनको गेन कर ली है। इवन आप देख पाओगे यूके के प्राइम मिनिस्टर तक बन चुके हैं यहाँ पर ऋषि सुनक साहब। ऐसे यहाँ पर कई और कंट्रीज देखने को मिलेंगी जहाँ पर एक अल्टीमेट जो पॉलिटिकल पोजीशन होती है वो यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के पर्सन के पास में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डायस्पोरा का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे होता यह है कि लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, ढेर सारा पैसा अपने फैमिली को भेजते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। देखो एक समय था जब यहाँ पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आपको पता होगा। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे। अब सैंक्शंस लगाने के बाद में हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। तो इकोनॉमी डाउन के बाद में जो लोग बाहर रह रहे थे ना, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, NRI थे, उन्होंने काफ़ी सारा अमाउंट कमा कर इंडिया में भेजा था। तो उस अमाउंट से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था हमारी इकोनॉमी को। तो आप ऐसे कह सकते हो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इन लोगों का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इंडियन डायस्पोरा का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एक छोटा सा आर्टिकल था लेकिन इंपॉर्टेंट था और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यहाँ पे बात की जा रही है 3700 के आसपास जो डैम्स हैं भारत के अंदर में, 3700 के आसपास जो डैम्स हैं, जो बांध हैं इंडिया के अंदर में, ये आने वाले समय में 2050 तक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को लूज़ कर देंगे। 26% तक स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्या होता है ना, डैम्स के अंदर रेता भरने लगता है, कंकड़ भरने लगता है, तो वो आज के समय पर बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो जब वही भर जाएगा तो पानी कहाँ पे आएगा, है ना। तो पानी के लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो रही है और 2050 तक 26% तक स्टोरेज कैपेसिटी कम हो सकती है, लगभग 4000 डैम के अंदर। ऐसी बात यहाँ पे एक आर्टिकल के थ्रू बताई गई है। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो भी इंडियन डैम्स हैं इनका पूरा का पूरा स्टेटस क्या है, इनकी कंडीशन करेंट टाइम पर भारत के अंदर किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो न्यूज़ क्या है ये तो आपने समझ लिया। ये एक स्टडी हुई है और स्टडी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की साइड से की गई है। तो इस स्टडी को कंडक्ट करने वाली पूरी बॉडी का नाम ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरी बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन वाटर एनवायरमेंट हेल्थ। इसी ने यहाँ पर इस स्टडी को कंडक्ट किया है। इसको हम लोग यहाँ पर UN थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर स्टडी में बताया कि जितने भी डैम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, खासकर अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर के अंदर तो 50,000 के आसपास ऐसे डैम्स नजर आ रहे हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है, यानी कि पानी की स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ पे कम हो चुकी है। जैसे ये डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, ऊपर पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर जो कंकड़ वगैरह सेडिमेंट्स वगैरह वो ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई। अब ये स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है तो आने वाले समय पर और कम हो सकती है। तो 2050 तक आप कह सकते हो कई सारे डैम हैं जो कि अपनी काफ़ी बड़ी जो कैपेसिटी है वो खो देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, फिर साल 2022 के अंदर में जो हमारा पूरा साल निकला है, इसमें आप देखोगे दुनिया भर के ज़्यादातर जो मतलब आप कह सकते हो डैम वाले रीजन है ना, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है। वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नजर आई है। तो ये यहाँ पर बात आ रही है। और खासकर एशिया पैसिफिक रीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पता है, एशिया और पैसिफिक वाला रीजन जो है
इन दोनों एरियाज़ को अगर हम कंबाइन करके देखें तो दुनिया भर की 60% आबादी, 60% पॉपुलेशन इन्हीं एरियाज़ में रहती है। और ये लोग सब वाटर के ऊपर डिपेंडेंट, ऑब्वियस सी बात है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वाटर स्टोरेज यहाँ पर कम होता जाएगा तो आने वाले समय में हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली जो शंका है ना वो बनती चली जा रही है। आप देखोगे चाइना के अंदर भी यही हाल है। चाइना भी बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो वर्ल्ड्स मोस्ट हैवली डैम्ड नेशन के अंदर में आता है, यानी कि दुनिया का एक ऐसा देश जहाँ पर बहुत सारे डैम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 10% से इनकी स्टोरेज भी कम हो गई है और आने वाले समय पर 10% से और कम हो सकती है 2050 तक। यानी कि अब इनमें पानी रखने की कैपेसिटी कम हो गई है इन बांध के अंदर में, क्योंकि नीचे से जो सेडिमेंट्स है, कंकड़ हैं, वो सब भर चुके हैं, आधी जगह उन्होंने घेर ली है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि डैम्स ये पुराने भी हो चुके हैं। अब उसी टॉपिक पर आएंगे। तो ये तो मैंने आपको दुनिया भर की कंडीशन बताई। अब बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर ओवरऑल डैम्स का क्या है स्टेटस। देखो जो भारत की रैंक है ना, इन मतलब आप कह सकते हो जो बड़े बड़े डैम्स बनाने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़े बड़े डैम्स को बनाता है। आप देखोगे लगभग यहाँ पर हमारे पास में 5200 यानी कि 5200 के आसपास बड़े बड़े डैम्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमने बनाए हैं, जिसमें से 1100 के आसपास जो डैम्स हैं ना वो ऑलरेडी 50 साल पुराने हो चुके हैं। और कुछ और डैम्स, मतलब इनमें से कुछ ऐसे डैम भी हैं जो कि 120 साल पुराने हो चुके हैं, 100 साल पुराने बांध बने हुए हैं, है ना। तो ये बात हमें बताई जा रही है। तो अभी के समय पर यानी करेंट डेट की अगर हम लोग बात करें तो 1100 के आसपास जो डैम है वो 50 साल पुराने हैं। और आने वाले समय में 2050 तक ये संख्या बढ़ जाएगी। 2050 तक आप देख पाओगे ऐसे कम से कम 4500 डैम होंगे इंडिया के अंदर में जो कि 50 साल पुराने हो चुके होंगे। तो हमारे यहाँ पे जो डैम है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने देखने को मिल रहे हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इससे यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर भी हो जाते हैं, काफ़ी बार टूट भी जाते हैं ये डैम, जिससे यहाँ पर पूरी तरह से जो निचला हिस्सा है ना, जो नीचे वाला हिस्सा है वो सब यहाँ पर बाढ़ से भर जाता है। अब मैं आपको कुछ डैम के एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर। जैसे कृष्णा राजा सागर डैम के बारे में चर्चा की गई है। ये डैम 1931 में बनाया गया था, तो आज बेसिकली 90 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस डैम को। इसी प्रकार से मेत्तूर डैम, इसको 1934 में बनाया गया था, इसको भी 90 साल के आसपास यहाँ पर 87 to 90 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, ये जो दोनों रिजर्वायर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, ये कावेरी रिवर बेसिन के ऊपर बनाए गए हैं। इनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको पता है डैम का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि डैम क्या कर रहा है, बहुत सारे पानी को स्टोर करके रखता है, वाटर की सप्लाई, वाटर का स्टोरेज करना, है ना। उसके बाद में यहीं से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, फ्लड को कंट्रोल करना, है ना, नीचे यहाँ पर बाढ़ ना आए उस चीज़ के लिए पानी को ऊपर रोक के रखना, वो सारा काम यहाँ पर डैम का आपको देखने को मिलेगा। अब होता यह है कि डैम के अंदर कई सारे इश्यूज़ नज़र आते हैं, कई सारी प्रॉब्लम भी हैं। सबसे पहली बात, पिछले समय में हुआ क्या, इंडिया के अंदर में जितने भी डैम बनाए गए ना वो रेनफॉल के पैटर्न के बेसिस पर बनाए गए हैं। इंडिया के डैम्स बहुत पुराने हैं, उनको उस समय पर जहाँ पर बारिश हो रही है उस प्रकार से यहाँ पे इसको बनाया गया। तो हुआ क्या कि उन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे क्या होता है, बारिश का जो मामला है वो बिगड़ चुका है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो इससे यहाँ पर वो जो डैम्स उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मतलब पहले का तरीका जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, वेदर के बेसिस पर यहाँ पे उसको बनाया गया था, बट आज के समय पर वो डैम इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, वेदर पूरा चेंज हो चुका है और उस हिसाब से यहाँ पर वेदर आज के समय पर काम करता नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनकी जो कैपेसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है, यानी कि इनमें पानी भरने की कैपेसिटी कम हो चुकी है। जो डैम है ना, यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो जगह होती है, इनके नीचे जो रेत होती है वो भर रही है अब धीरे धीरे। अब वो भर रही है तो आधी जगह यहाँ पर उस रेत ने, उस कंकड़ ने भर ली है। इस चक्कर में इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। आने वाले समय पर ये जगह और भरती जाएगी, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी और कम होती भी चली जाएगी। एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी बड़ा कारण बन जाता है इन डैम के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश हो रही है, कभी भर के बारिश पड़ गई तो यहाँ पे डैम ऊपर से भर जाएंगे पूरी तरह से, है ना, भर जाएंगे, खोलना पड़ेगा, फिर नीचे यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। फिर उसके बाद में आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि ये सूखे पड़ जाते हैं, अगर बारिश ना पड़ी तो वो सूखे पड़ जाएंगे, वो खाली हो जाएंगे। तो वाटर की जो आप कह सकते हो इसकी जो वेरिएबिलिटी है ना वो चेंज होती रहती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से डैम्स के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो हम डैम बनाते हैं ना इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। सबसे पहली चीज़ एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना। आपने डैम बनाया तो इसका क्या असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि आपने यहाँ पर जो बांध बना दिया है ना एक नदी के ऊपर में, इससे आप पानी की नदी को कंट्रोल कर रहे हो, पानी की नदी को डिसरप्ट कर रहे हो। नेचुरल बहने वाली नदी उसको यहाँ पे जानबूझ के रोका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। जो उसका नेचुरल फ्लो है ना वो आपने रोक लिया, वो आपने डिसरप्ट कर दिया। पहली बात तो यह है कि यानी आप एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहे हो। दूसरा, जब ये डैम बनाया होगा यहाँ पे तो कई सारे जो इसके आसपास लोग रह रहे होंगे उनको हटा दिया होगा।
यानी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, और ऐसा हुआ भी है। आप देखोगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लगभग 1500 के आसपास लोगों को डिस्प्लेस किया गया था। कब? जब यहाँ पे सरदार सरोवर डैम को यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो उस समय पर इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस किया। ऐसा ही होता है जब यहाँ पर डैम बनाया जाएगा तो इसके आसपास के जो लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा वहाँ से, ताकि ये कंस्ट्रक्शन किया जा सके, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फिर इससे सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहले मछलियाँ पकड़ रहे थे, लोकल फिशिंग कर रहे थे, फार्मिंग एक्टिविटीज़ चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, लोगों को हटा दिया गया, डैम बना दिए गए, काम खत्म, लोगों की जो इनकम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। और एक पड़ता है कॉस्ट का इम्पैक्ट, यानी कि डैम बनाना इतना आसान बात नहीं है, इतनी बड़ी बांध बनाना, इसके लिए यहाँ पे ढेर सारा पैसा लगता है। तो इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है सरकार के ऊपर, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऊपर इसका जो बर्डन है वो डायरेक्टली पड़ता है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, डैम कंस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट है ये। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। तो आज आर्टिकल ना थोड़ा ज़्यादा लेंदी हुए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो भी है हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन लेंदी आर्टिकल हैं, थोड़े से लंबे आर्टिकल हैं, अब पढ़ना तो है ही ऑब्वियसली। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है किस चीज़ के बारे में? अच्छा, ये टॉपिक दूसरा लग गया, टॉपिक दूसरा है। हम लोग बात करने वाले हैं विश्व हिंदी दिवस के बारे में। तो विश्व हिंदी दिवस जो है ना, अभी रिसेंटली मनाया गया, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। वैसे हम हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। ये वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं। तो क्या इंडिया के लेवल पर भी हिंदी दिवस को मनाया जाता है? हाँ, इंडिया के अंदर हिंदी दिवस को हम अलग से सेलिब्रेट करते हैं, वो 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है पूरे दुनिया में? वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों तारीखें डिफरेंट है, ध्यान रखना। अभी हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की, क्योंकि रिसेंटली 10 जनवरी निकली है। तो विश्व हिंदी दिवस को सबसे पहली बार 2006 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, ताकि हम हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ठीक है। हिंदी को यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे काफ़ी वैल्यू मिलने लगती है। 1949 एक ऐसा समय था जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर सबसे पहली बार हिंदी को बोला गया था। UNGA के अंदर सबसे पहली बार हिंदी को बोला गया था, ठीक है। इवन यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया भर का एक हिंदी का हेडक्वार्टर बनाया है। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, वर्ल्ड हिंदी हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है? उसका उद्घाटन किया गया मॉरिशस के अंदर, पोर्ट लुइस में। ये साल 2018 में किया गया था। तो इस दिवस का मकसद ही है कि हम दुनिया भर में हिंदी को प्रमोट कर सकें, हिंदी को आगे बढ़ा सकें। ये हमारा एक मेजर इसका इंपॉर्टेंस भी है, आप कह सकते हो इसका सिग्निफिकेंस भी है। ये तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात किया। उसके बाद एक नेशनल हिंदी डे होता है। नेशनल हिंदी डे को हम हर साल 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। 14 सितंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इन्होंने 1949 में हिंदी को बेसिकली अडॉप्ट किया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को अडॉप्ट किया गया था। इस वजह से यहाँ पर इस दिन हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी के काफ़ी बड़े बड़े आपको यहाँ पे पोएट देखने को मिलेंगे। काका खालिलकर, मैथिली शरण गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदी के अंदर में, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ये दिया कि हिंदी को बेसिकली एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। हिंदी आज के समय पर हमारे संविधान में 8वें शेड्यूल के अंदर है। अच्छा, 8वें शेड्यूल में टोटल कितनी भाषाएं रखी गई हैं? ठीक है, उसमें से एक हिंदी भी है। सब काउंट करके बताना, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फिर आर्टिकल 351 भी बेसिकली हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत करता है। बाकी सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं हिंदी को आगे प्रमोट करने के लिए, जैसे एक इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इस बॉडी ने एस्टेब्लिश की है। कुछ यहाँ पर हिंदी सीटें बना दी हैं अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, यानी विदेशों के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर थोड़ा सा कुछ यहाँ पर गैप रखा है हिंदी के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद में सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट को बनाया गया था 1960 में हमारी भारत सरकार के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। फिर यहाँ पे लीला राज्यसभा आप देख पाओगे, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ये बेसिकली इसका नाम है। लीला का मतलब है लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना दिया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई इंसान खुद यहाँ पे हिंदी को सीख सकता है। उसके अलावा ई सरल हिंदी, जो वाक्या कोश होता है, महाशब्द कोश होता है, इस प्रकार के मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर दिए। मोबाइल से यहाँ पर आप हिंदी को प्रॉपरली सीख सकते हो। तो ये बात यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से सरकारी इनिशिएटिव थे जो कि हिंदी को प्रमोट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से इसको लिंक कर पाओगे। खबर क्या निकल कर आती है? न्यूज़ ये निकल कर आती है कि हाल ही में आप देखोगे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला में स्थित है। यहाँ पर क्या होता है, एक जो लोकल मैन है ना, इसके ऊपर एक हाथी अटैक कर देता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर आई, जिस चक्कर में ये जो बेसिकली वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चर्चा में है। अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है, यानी इंसान और मानव का संघर्ष, जब ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं तभी हम उसको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं।
पहली बात, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये केरला का मैप देखने को मिलेगा और जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो कहाँ पर स्थित है, पहले सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखना केरला में स्थित है। ये बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसको बनाया गया था 1973 के अंदर में। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यहाँ पर इंडिया का पहला इस प्रकार का रिजर्व देखने को मिलेगा जिसको यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में रखा गया है। बाकी एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके आसपास, इसकी बाउंड्री से कई सारे यहाँ पर, मतलब इसके अंदर कई सारे पार्क्स भी आते हैं। इस पूरे के पूरे रिजर्व के अंदर में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में कई सारे पार्क्स देखने को मिल जाएंगे, आप ऐसा कह सकते हो। तो जो अलग अलग पार्क्स आते हैं इस पूरे रिजर्व के अंदर में, वो कौन कौन से पार्क्स हैं, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आता है। बाकी मैंने आपको बताया वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये कई सारे एरियाज़ के साथ में अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है। जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ना, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के साथ में और बंदीपुर नेशनल पार्क के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। ध्यान रखना, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के साथ में अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है, बंदीपुर नेशनल पार्क के साथ में शेयर करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये भी बनता है कि जो काबिनी नदी है, मतलब जो भी यहाँ पर किसी भी सेंचुरी या पार्क से नदी निकल रही हो वो चर्चा में, तो उसको पढ़ लेना चाहिए। जो काबिनी रिवर है ना, ये कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी है। ये भी बेसिकली इस सेंचुरी से बहकर निकलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काबिनी नदी यहाँ पर कौन सी सेंचुरी से निकल कर निकलती है, तो ध्यान रखना यह है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट, गौर, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर। इस प्रकार के कई सारे जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी कई सारे हम लोगों ने मतलब यहाँ पे जो एलिफेंट्स है वो भी पाए जाते हैं। और एलिफेंट्स में आप देखोगे, खासकर आप देखोगे एलिफेंट्स के अंदर 3 प्रकार के एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। एक अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होता है, एक अफ्रीकन सवाना, एक होता है एशियन एलिफेंट। ये एलिफेंट के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंसिडेंट हुआ है ना, वो बेसिकली यहाँ पर एक एलिफेंट ने इंसान के ऊपर अटैक किया, इस वजह से एलिफेंट चर्चा में थे। तो यहाँ पर इन एलिफेंट्स का केवल और केवल आपको IUCN स्टेटस ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट जो है ना, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं तो सवाल बन जाते हैं ऐसे। आप देखोगे UPSC ने साल 2020 में प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि यहाँ पे आपको नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, उसके बाद में सथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 नाम दिए गए। पूछा गया ये इनमें से कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कि कावेरी बेसिन पर लोकेटेड है। अब ये कावेरी बेसिन क्या होता है, अब देखो बेसिकली यहाँ पे जो नदी का बेसिन होता है वो क्या होता है, एक नदी निकल रही है ना, इससे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसके आसपास का जो यहाँ पे इसका जो पूरा माउथ है, जो इसका मुंह है इस नदी का, जहाँ पे ये पूरी गिर रही है, बाकी कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, ये सब इस जितनी भी इसके आसपास की जॉइंट नदियाँ हैं वो सब आप कह सकते हो वो सारा का सारा जो है ना एक रिवर बेसिन बनाता है। जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में ये नदी, सपोज एक नदी है, ये पूरी तरह से फैली पड़ी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, कॉन्फ्लुएंस है, कहीं पर नदियाँ 2 नदियाँ मिल रही हैं, इसका माउथ है, ये सब पूरा का पूरा जो एरिया है ना, जितने एरिया में फैला पड़ा है पूरा का पूरा नदी, इसको हम लोग रिवर बेसिन बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया कि कावेरी बेसिन, जहाँ पे ये कावेरी नदी बह रही है कर्नाटका और इधर यहाँ पे तमिलनाडु के बीच में आपको एक कावेरी नदी देखने को मिलेगी। तो ये जो कहीं जहाँ पे बह रही है ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कावेरी बेसिन कहलाएगा। तो इस कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, इन चारों में से आपको बताना है। इसका सही उत्तर है वैसे ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4, यानी नागरहोल नेशनल पार्क इसमें ही आता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, देन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर आता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेसिन इस प्रकार से यहाँ पर फैला पड़ा है। क्लियर हो गया ना, तो ऐसे सवाल यहाँ पे आपसे बन जाते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ क्या निकल कर आती है, खबर यह है कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो इस दौरान यहाँ पर इंडिया और UK दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यंग प्रोफेशनल स्कीम को लॉन्च करेंगे। इस स्कीम के अंदर मकसद यहाँ पर यह होगा कि लगभग 3000, ध्यान रखना 3000 जो सिटीजन्स होंगे एक दूसरे देश के, जिनकी उम्र 18 से 30 साल होगी, इनको एक दूसरे देश में भेजा जाएगा, परमिशन दी जाएगी, एक दूसरे के देश में जाकर वो काम करेंगे 2 साल के लिए। ठीक है ना, एक दूसरे की कंट्री में काम करेंगे 2 साल के लिए। ध्यान रखना इस यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर में
3000 लोगों को यहाँ पे लेने वाले हैं। तो इस वजह से यंग प्रोफेशनल स्कीम आपको थोड़ा चर्चा में देखने को मिलेगी। बात क्लियर हो गई। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम क्या है? बेसिकली इस स्कीम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत लंबा है। साल 2021 में ही ऑलरेडी हम इसको साइन कर चुके हैं, है ना। साल 2021 में यहाँ पर एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। तो जो ये अग्रीमेंट साइन किया गया था ना, इस अग्रीमेंट का ही हिस्सा था ये यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो हमने बहुत लंबे समय पहले यहाँ पर इसको ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। अब वैसे इस स्कीम को मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इसको कब तक लॉन्च किया जाएगा? मार्च 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। तो ये सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है। यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में आपसे सवाल बन सकता है। अब थोड़ा सा इंडिया और यूके के रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया यूके के रिलेशनशिप अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्गर देखने को मिलते हैं। कैसे स्ट्रॉन्गर देखने को मिलते हैं? देखो, यूके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलेगा, और अगर हम इसको यूके को देखें मैप में तो कहाँ पे यूके नजर आएगा? तो ये वर्ल्ड मैप है। हुआ वर्ल्ड मैप में इधर यूरोप में जाओगे, फिर उसके बाद में इधर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर ये रहा यूके, ठीक है ना। इस मैप को थोड़ा सा और जूम करोगे तो यहाँ पर आपको यूके ये देखने को मिलेगा। देखो, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम अलग होता है, GB ग्रेट ब्रिटेन अलग होता है, ठीक है ना, और आयरलैंड अलग होता है। आपने यूके और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में सुना होगा, आप सोचते होंगे एक ही है, नहीं। देखो, यूनाइटेड किंगडम में बेसिकली 4 किंगडम आते हैं। वो 4 किंगडम कौन कौन से हैं? एक होता है नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन चारों को मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन होता है ना, इसमें केवल और केवल 3 किंगडम आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स की हम लोग बात कर, जब भी ब्रिटेन होगा तो ये 3 किंगडम होंगे। जब यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें नदर्न आयरलैंड मिल जाएगा। तो ये 4 किंगडम मिलकर यहाँ पे यूके को बनाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो यूके का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी है, यानी भारत के साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर एरिया में वो शांति को प्रमोट कर सकता है। रिसेंटली आपको पता होगा एक जहाज़ भी यहाँ पर आया है इंडिया के पास में यूके का, जहाँ पे हमारा मकसद यह है कि जो चाइना का, जिस प्रकार से चाइना पैर पसार रहा है ना पूरे इंडियन ओशन के अंदर में, इसको हम शांत कर सकें, इस पूरे रीजन के अंदर हम लोग एक सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर देखो, भारत ना ब्रिटेन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यूके के साथ में हम लोग क्या कर लेते, एक अग्रीमेंट कर लेते, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। पिछले साल ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाता, लेकिन हो नहीं पाया, यूके के अंदर काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए उसकी वजह से। तो अभी हमारा टारगेट है कि अब की बार हम लोग ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को कर लेंगे। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से दोनों को फ़ायदा होगा। जो व्यापार होता है इसमें जो भी रोक टोक होती हैं या जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे, व्यापार को एक बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ब्रिटेन चाहता भी है कि भारत के साथ में थोड़े रिलेशन को और एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि वो ब्रेग्जिट कर चुका है। ब्रेग्जिट मतलब यूरोप से यहाँ पर वो निकल चुका है, यूरोप से ब्रिटेन बाहर निकल चुका है, वो ब्रेग्जिट कर चुका है। तो अब वो चाहता है कि मेरे रिलेशन यहाँ पे, जो अभी तक रिलेशन यहाँ पे यूके के यहीं तक रह जाते हैं, यहीं तक सीमित रह जाते हैं, तो यूके चाहता है कि मेरे रिलेशन यहाँ पर भी फैलें और यहाँ पे मैं इंडिया के साथ में मिलकर काम करूँ, और फिर उसके बाद मैं इंडो पैसिफिक रीजन में काम करूँगा, इंडिया के साथ में मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में काम करूँगा। तो यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में भी मैं रिलेशंस को डेवलप कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर यूके की साइड से देखने को मिल जाती है। बाकी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दिक्कत यहाँ पर यह है, आपको पता होगा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में। यहाँ पर जो ये लोग हैं ना, ये सब यहाँ पर इन्होंने इंडिया से काफ़ी सारा पैसा लिया, बैंकों से काफ़ी सारा पैसा उठाया, और पैसा उठाने के बाद में यहाँ पर ये भाग गए। इनको यहाँ पे फ्यूजिटिव भी बोलते हैं हमने, है ना, यानी कि भगोड़े, जिन्होंने पैसा लिया और भाग गए। तो अभी बेसिकली विजय माल्या, नीरव मोदी, इस प्रकार से कई सारे लोग, मेहुल चौकसी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर पैसा लिया और इंडिया से, बैंक से पैसा उठाने के बाद में यहाँ पर ये सब भाग गए, और खासकर बैठे हुए हैं यूके के अंदर में, ब्रिटेन के अंडर में आज के समय पर ये बैठे हुए हैं। और यूके ने इनको जगह भी दे रखी है, एक छत दे रखी है, तो उस समय बैठे हुए हैं। हमने इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर रखी है, इनके खिलाफ केस भी दर्ज कर रखा है। लेकिन यहाँ पर यूके चाहे तो एक सपोर्ट मिल सकता है, बट यूके का कोई सपोर्ट यहाँ पर इन लोगों को लेकर मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात बेसिकली यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। एक चैलेंज यहाँ पर ये नज़र आता है। तो ये थे आज के छोटे छोटे आर्टिकल, मतलब आज कुछ ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं थे, तो इस चक्कर में सेशन इतना ही था। बाकी आप देखते हैं जो भी हमारे 2-4 क्वेश्चन, आज क्वेश्चन भी कम है, तो क्वेश्चन कम है तो कोई बात नहीं, आराम से अटेम्प्ट करना, वीडियो नहीं रुकना चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा जो पहला प्रीलिम्स रैपिड फायर का क्वेश्चन है वो ये है, आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से आंसर देना है, और लास्ट में देखना कि आपका स्कोर कितना आता है। क्वेश्चन ये है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो सेंचुरी है ये अपने बॉर्डर को शेयर करती है बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बाकी एरिया से यहाँ पर शेयर करती है। दूसरा स्टेटमेंट, जो काबिनी रिवर है, काबिनी रिवर बेसिकली एक सहायक नदी है कावेरी रिवर की,
ये बेसिकली क्या करती है, इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहकर निकलती है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो, बहुत आसान है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि कल मैंने आपको काला अजहर डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था, बट मैंने आप लोगों को यहाँ पे काला अजहर डिजीज़ को लेकर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया था, है ना। तो वो क्वेश्चन लगा हुआ था लास्ट में, वो मिला नहीं मुझे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। वैसे काला अजहर के बारे में कल आपने पढ़ा है, ठीक है, तो कल पढ़ा है, तो देखते हैं यहाँ पर आपको कितना याद है। ये क्वेश्चन भी आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। काला अजहर डिजीज़ के बारे में यहाँ पर कुछ 4 बातें दिखाई गई हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, हाँ, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यह बोलता है कि जो काला अजहर बीमारी है ना, इसको हम लोग डम फीवर के नाम से भी जानते हैं, अब याद आया होगा, कल मैंने पढ़ाया था। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि यहाँ पर एक प्रोटोजोआ पैरासाइट यानी लेशमेनिया की वजह से होती है। तीसरा स्टेटमेंट, इंडिया के अंदर में जो ये डिजीज़ है ना, ये ज़्यादातर राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। चौथा स्टेटमेंट में यहाँ पर बोलता है कि ये जो डिजीज़ के सिम्टम्स है, जो लक्षण है, इसमें क्या होता है, जो लीवर होता है, स्प्लीन होता है, इसका साइज बढ़ने लगता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। हो सकता है गलत हो जाए आपसे, लेकिन कोशिश करना सही करो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 2, 3 and 4 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 and 4 ओनली। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट्स है, तो थोड़ा संभल के यहाँ पर इसका आंसर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में डिस्कशन किया है, तो यंग प्रोफेशनल स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभी रिसेंटली क्या होता है, यंग प्रोफेशनल स्कीम चर्चा में आती है, जो कि इंडिया और यूके के बीच में हुई है ना। तो इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, ये जो स्कीम है, ये इंडिया यूके माइग्रेशन और मोबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है ना, साल 2021 में जो साइन किया गया था, इसी का हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, स्टूडेंट्स को परमिशन दी जाएगी कि वो एक दूसरे के देश में रह सकते हैं, और लगभग यहाँ पर इनको 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्या ये सही है। 3 साल के लिए या कितने साल के लिए दिया जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया है ना, नहीं बताया है, चलो बताया है तो बताना, नहीं बताया तो फिर यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, वैसे भी बताया है मैंने शायद, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको ये देखने को मिलेगा। बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो अब इसके फटाफट हम लोग आंसर को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आज हमारे 3 ही हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। आज का सेशन थोड़ा सा हल्का सा है, क्योंकि आज के सेशन में कुछ ज़्यादा था नहीं यार, लेकिन जो भी था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपसे दिया था ना, क्वेश्चन ये था यंग प्रोफेशनल स्कीम को लेकर, तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर केवल और केवल ऑप्शन ए है, 1 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे शायद मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि इंडिया यूके के बीच में जो ये यंग प्रोफेशनल स्कीम है ना, इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे के देश में जाएंगे, रहेंगे, लेकिन वो 3 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 2 साल के लिए ये रहेंगे, 2 साल का टाइम पीरियड इनको दिया गया है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 गलत है, पहला स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में काला अजहर डिजीज़ के बारे में पूछा गया था, वैसे इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊं तो सही उत्तर है इसका 1, 2 and 4 ओनली। 1, 2 and 4 ओनली ऑप्शन में है, बिल्कुल है, डी वाला आपको सही उत्तर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, देखो पहला बिल्कुल सही है, हम लोग काला अजहर डिजीज़ को डम फीवर के नाम से जानते हैं। दूसरा भी सही है, यहाँ पर एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि यहाँ पर लेशमेनिया की वजह से होती है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। कल मैंने आपको ये डेटा बताया था, याद आ रहा होगा, कल डायरेक्टली मैंने ये बताया था कि बिहार झारखंड के अंदर बेसिकली बिहार और झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आपको काला अजहर के देखने को मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट हो जाता है गलत। चौथा स्टेटमेंट, इस डिजीज़ के जो भी लक्षण है, हाँ बिल्कुल, इसमें यहाँ पर जो लेवर उसको साइज बढ़ने लगता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये भी करेक्ट है, तो आपका सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, कौन सा सही उत्तर है। सी वाला सही उत्तर है। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो सेंचुरी है ये अपने बॉर्डर को शेयर करती है कुछ अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ के साथ में, जैसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के साथ में। दूसरा यहाँ पे जो काबिनी रिवर है, हाँ वो यहाँ पे कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, और जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंचुरी से बहती है। ठीक है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो हमारा जो सी है जो वो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाएंगे। जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, और ये अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है बंदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के साथ में। तो ये वाला हमारा सही हो जाता है ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस सेशन को एंड, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।